अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आई मीन टॉपिक्स है ना, घटनासार के जो करंट अफेयर के टॉपिक्स थे उसमें से। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना। ओके, तो 8 मई 2024 को यूके में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 की, है ना, इसकी रिपोर्ट जारी की। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कौन सी एजेंसी का नाम क्या है, तो एम्बर है, और कहाँ पे हुई, तो यूके में। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत जो 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में 9वें स्थान पे था। तो जब मोदी जी आए थे 2015 में, तो हमारे यहाँ जो वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन का स्तर था भारत का, वो 9वां था स्थान। लेकिन अब क्या हो गया है, अब 2023 में जापान को पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, और तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र बन गए हैं। तो 9वें से तीसरे तक आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद में जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की। तो मतलब थोड़े से मार्जिन से ही हम लोग आगे हैं, 3 यूनिट, है ना। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5 था। तो देखो, बिजली उत्पादन में मोस्टली हम लोग अपने देश में कोयला यूज़ करते हैं, इंडिया में, है ना, अराउंड 80% कोयला यूज़ करते हैं। फिर और भी मतलब एनर्जी के टाइप होते हैं, जैसे बांध से जो बनाई जाती है एनर्जी। तो विश्व में पूरे जो सौर ऊर्जा है, लाइट में जो सौर ऊर्जा का यूज़ हो रहा है, वो 5.5% था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कितने परसेंट था पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का उत्पादन, तो 5.5%। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एवरेज से ज़्यादा था या एवरेज था इंडिया का सौर ऊर्जा उत्पादन, है ना, पूरे विश्व की अगर कंपेयर करें तो इंडिया का नॉर्मली ज़्यादा था, 5.8 इंडिया का था परसेंट, विश्व का कितना था, 5.5%। ओके, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट है 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये इसी के अंडर समझ लो थोड़ी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि विश्व के 80 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई जो विद्युत की मांग का 92% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जितना वर्ल्ड में जितने कंट्रीज़ हैं उसमें 100% मान लिया विद्युत की मांग है। ये जो कंट्रीज़ 80 हैं, वर्ल्ड की 92% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन्हीं में यूज़ की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि 2023 में जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सर्वाधिक वृद्धि प्राप्त की थी, किसने, इंडिया ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 में सबसे ज़्यादा चौथी वृद्धि प्राप्त की थी। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास आज 100 रुपये हैं, कल हमारे पास 150 रुपये हो गए, तो अंतर कितना है, 50 रुपये का। ठीक है, तो वो चीज़ है, उस अंतर का बता रहे हैं कि चौथा नंबर था इंडिया का। इस मामले में चीन जो है वो पहले स्थान पर, और अमेरिका दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। ठीक है, ये चीज़ है। देखो, मैं चाइना की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मांग जो है लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो कहाँ पे है, चीन में। ओके, और वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार 2023 में शीर्ष 100 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व के सौर ऊर्जा उत्पादक देशों को क्रम वाइज जो है चयन करके सही टिक लगाइए। तो चीन सबसे ज़्यादा, दिमाग लगा सकते हैं कि देखो चाइना जो है काफ़ी आगे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, इन चीज़ों में, है ना, और वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन भी है। अब हम लोग फर्स्ट बन गए हैं, बट चाइना में पहले फर्स्ट था, है ना। फिर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है, तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी इलेक्ट्रिसिटी की। फिर तीसरे नंबर पे भारत है हमारा, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो 3 तक याद रखना है हमको, सबसे पहले चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया। ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है, महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। तो 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है ये, किसके द्वारा विकसित किया गया, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, इसको बनाया गया। पार्क का उद्घाटन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किसने इसका उद्घाटन किया, तो अजय कुमार ने। ठीक है, महाराष्ट्र में ये पार्क था,
पुणे में मतलब इसका उद्घाटन किया गया, और इसका उद्घाटन भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा किया गया था संयुक्त रूप से। और किसने किया उद्घाटन? जनरल अजय कुमार सिंह ने। और इम्पॉर्टेंट चीज़ की क्यों बना था ये चीज़ है, यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है, ठीक है। यह पार्क भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो मतलब यूनिटी बढ़ाओ, है ना, और अपनी जो संविधान के प्रति उनकी लगन है उसको बढ़ाओ, इस टाइप से चीज़ें हैं। ध्यातव्य है कि भारत का पहला संविधान उद्यान जयपुर में स्थापित किया गया है। तो संविधान उद्यान जो है सबसे फर्स्ट जब था वो जयपुर में राजस्थान के स्थापित किया गया था। कब? ठीक है। उसके बाद में भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला है ना, स्टैटिक का है ये। जब पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री तो ये क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था ये, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी को ही क्यों होता है ये? तो जैसा कि 1929 में जो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ था, उसमें उन्होंने ये चीज़ ऐलान किया था कि 26 जनवरी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो उन्होंने मनाया था 1930 को 26 जनवरी में, और उसके बाद में फिर बोला था कि जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है हर साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक है देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी 2024 को प्रस्तुत स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2022 शीर्षक वाली तेंदुआ गणना रिपोर्ट में देश में तेंदुओं की संख्या जो है 2022 में 13,874 आकलित की गई है, ठीक है। 13,874 तो मतलब ऑलमोस्ट 14,000 के पास है ना। 14,000 तेंदुए जो हैं गिने गए हैं। उससे पूर्व में 2014 में यह संख्या 7,910 थी। तो देख लो कितना बढ़ गया, है ना। लगभग 8,000 था, लगभग 14,000 हो गया है। और 2018 की तुलना में 2022 में देश में तेंदुओं की संख्या 7.95% की वृद्धि हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी वृद्धि हुई है। 2018 की तुलना में 2022 में 7.95 की वृद्धि हुई थी। क्षेत्र की दृष्टि से तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य भारत पूर्वी घाट में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली गेस करेंगे कि इस जो ये हिमालयन रीजन है वहाँ पे हो सकता है ना, पश्चिमी घाट साइड में हो सकता है, बट नहीं, मध्य भारत है और पूर्वी घाट वहाँ पे है तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा, ठीक है। जबकि पश्चिमी घाट में यह 3,596, शिवालिक पहाड़ियों व गंगा मैदान में यह 1,109 तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व ब्रह्मपुत्र के बाढ़ लाने वाले मैदान में 349 है। तो हाँ, है ये इधर भी, जो दक्षिणी वेस्टर्न घाट हैं और हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, वहाँ पे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे? मिडल इंडिया और ईस्टर्न जो घाट है, ठीक है, वो चीज़ है। राज्यों में 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश तेंदुओं में भी सबसे आगे है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। एसटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है ना। और मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा यूपी का जो ज़िला है वो ललितपुर है। इस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है। दूसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे पे है कर्नाटका। चौथे पे है तमिलनाडु, ठीक है। तो एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, ये हैं कुछ स्टेट्स के नाम। तेंदुओं की संख्या जिसमें ज़्यादा है उसके घटते क्रम में। हाँ, फिर क्या है? सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है, सेला सुरंग को। ओके, तो सेला सुरंग जिसका निर्माण सड़क BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हुआ है, लगभग 13,000 फीट से ऊपर ये है ना। इसकी लागत 825 करोड़ है और 2024 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो कौन सी सुरंग है? सेला सुरंग सबसे ऊंची है भारत की। ये सुरंग कितने फीट ऊपर है या फिर कितने मीटर ऊपर है? तो 13,000 फीट ऊपर है ये, ठीक है, सुरंग है ये। दुनिया की सबसे लंबी
द्विलेन सुरंग मानी जाने वाली इस परियोजना में क्रमशः 1595 मीटर और 1003 मीटर लंबी दो सुरंगें हैं। तो यहाँ पे कितनी सुरंगें हैं? 2 सुरंगें हैं। दुनिया की द्विलेन जो सुरंग है सबसे लंबी है है ना, दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग मानी जाती है ये, जो सेला सुरंग बनी है। इस सुरंग से अरुणाचल के पश्चिम कामेंग जिले और तवांग दिरांग के बीच दूरी 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो लगभग 12 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सुरंग है सेला सुरंग, ये कहाँ पे पाई जाती है इंडिया में, है ना, सबसे, या फिर ऐसे आएगा क्वेश्चन कि सबसे ऊंची इंडिया की जो सुरंग है वो कौन सी है, तो सेला सुरंग। ऐसे आ सकता है कि इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो है उसके द्वारा भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी गई, तो सेला सुरंग। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सुरंग है अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग जिले में तवांग और दिरांग के बीच दूरी 12 किलोमीटर तक कम कर देगी। इसके बाद जो प्रत्येक दिशा में आने वाले यात्री हैं उनका 10 मिनट का समय बचेगा। ओके। पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश में अपनी यात्रा के दौरान राजनीतिक महत्व की सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। तो राजनीतिक महत्व का मतलब ये है कि देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश एरिया जो है वो चाइना से कनेक्ट करता है। चाइना वहाँ पे क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया था पहले, है ना, भूतपूर्व, तो उसको हथियाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना, इस टाइप की चीज़ें बनाना। इंडिया को अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ गई वहाँ पे, चाइना नाटक करता है, तो इंडिया के पास एक ऑप्शन रहेगा चीज़ों को, है ना, तो ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए। नेक्स्ट है उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण। मौसम की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तीसरी पीढ़ी उपग्रह इनसैट 3DS, तो मतलब मौसम की निगरानी के लिए बनाया गया। क्या नाम है? इनसैट 3DS। इसका सफलतापूर्वक जो है अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, इनसैट 3DS, है ना। प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आ सकता है, श्रीहरिकोटा। तो नॉर्मली ऐसे याद कर लो कि आंध्र प्रदेश के लोग जो हैं वो लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा, साउथ इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं। तो श्रीहरि जो है वो आंध्र प्रदेश में है, इसलिए श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है। फिर है इसरो प्रमुख जो सोमनाथ हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी चीज़ें बताई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, वी कैन लीव इट। नेक्स्ट है मराठा की 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित किए गए। तो कितना इंपॉर्टेंट देख लो, मराठा जो है उनके 12 जो किले हैं वो विश्व धरोहर सूची के लिए नामित किए गए हैं, कि मतलब इसमें से एक आधे हो सकते हैं, है ना। तो भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले किलों का नेटवर्क मराठा सैन्य परिदृश्य नामांकित किया है। क्या नाम है? मराठा सैन्य परिदृश्य। इस नामांकन में 12 घटक महाराष्ट्र में, ये थोड़ा याद कर लेना, ये नाम जो है थोड़ा देख लो अच्छे से, है ना। सलहेर है, शिवनेरी है, लोहागढ़ है, खंडेरी है, रायगढ़ है, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग तथा तमिलनाडु में जिंजी किला शामिल है। ठीक है, वो चीज़ हो गई। ये दुर्ग काफ़ी असाधारण थे। मराठा सैन्य परिदृश्य जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ, मराठा शासकों द्वारा कल्पना की गई असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है ये। ठीक है, एक एरिया में है कोंकण सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में, कोंकण तट, दक्कन पठार, पूर्वी घाटों पर है ये। ठीक है, महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं, जिनमें केवल 12 किलों को मराठा सैन्य परिदृश्य के रूप में चुना गया। तो कितने किलों को मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुना गया? 12 किलों को। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है फारसी भाषा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत चांसेस हैं इसके। फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। 15 जनवरी 2024 को तेहरान में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी भाषा को नवी शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है, 9th शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। 8 तो है ही पहले से हमारे यहाँ। ठीक है, फिर क्या है? फारसी भाषा इंडो यूरोपियन भाषा है एक।
मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फ़ारसी लोगों द्वारा बोली जाती है। फ़ारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के उद्देश्य से भारत और ईरान के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना है। तो मेन कारण क्या है फ़ारसी भाषा को हमारे यहाँ की भाषा बनाना, कि सांस्कृतिक जो संबंध है भारत और ईरान के बीच वो थोड़ा सही हो जाए। ठीक है, इंडिया में भी काफ़ी मुस्लिम्स हैं, तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट है टॉपिक भारत की शास्त्रीय भाषाएं। अच्छा वही है। तो शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो। ये कुछ मापदंड हैं किस भाषा को शास्त्रीय भाषा बोल सकते हैं। तो 1500 से 2000 साल पुराना उनका इतिहास होना चाहिए। संविधान की जो सूची है उसके 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो तमिल है ये। कब? 2004 में। ठीक है, उसके बाद में 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ व तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा को, 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो संस्कृत को बाद में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, पहले तमिल को। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसे मतलब मैच करो, तमिल संस्कृत जो है, उसके बाद में कन्नड़ है ना, ऐसे आ सकता है। तो सही को मिलाने वाला है, तो याद कर लेना थोड़ा क्रम। सबसे पहले तमिल को, उसके बाद में संस्कृत को, फिर कन्नड़ को, फिर तेलुगु को, फिर मलयालम, फिर उड़िया। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है। तो हमारे यहाँ जो नीति आई थी उसके अंतर्गत ये जो पाली हो गई, फारसी हो गई, प्राकृत, पुरानी भाषाएं ये है ना, हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस, उनको भी दर्जा दिए जाने की बात की गई है। नेक्स्ट है टॉपिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु के मारेनहल्ली में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत लगी। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेशक है। ठीक है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हवाई जहाज़ का निर्माण और उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। तो मेन क्या इसका काम है कि भाई हवाई जहाज़ का निर्माण होगा और ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ओके। बेंगलुरु और चेन्नई में बोइंग की इंजीनियरिंग केंद्र वर्तमान और भविष्य के विमानन कार्यक्रमों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में काम करने वाले 6000 इंजीनियरों को रोजगार देंगे। तो ये बेंगलुरु और चेन्नई में ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी लोगों को रोजगार देंगी ये। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। इसमें क्या होगा कि जो मतलब लड़कियां हैं उनको कोशिश करेंगे कि उनको भी मौका मिले, है ना, वो चीज़ है। STEM लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह और मैथ्स वगैरह में लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना छूट वगैरह दी जाएगी इन चीज़ों में। फिर क्या है, युवा लड़कियों के लिए कार्यक्रम STEM कैरियर की रुचि जागृत करने में मदद मिलेगी और 150 नियोजित स्थानों पर STEM प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। ओके। छात्रवृत्ति भी मिलेगी, इसमें पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा। बोइंग कंपनी जो है एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज़, रोडक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण, मिसाइल, इन सब का निर्माण करती, डिज़ाइन करती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टॉपिक उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE। ठीक है, 2021-22 शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए उच्च शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2024 में जारी किया। इसमें क्या भारत के सभी उच्च संस्थानों को शामिल किया गया। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसका आयोजन जो है 2011 से शुरू किया गया था, हर वर्ष किया जा रहा है। तो इसमें सभी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि की गई है। ठीक है, महिलाएं हो गई, ST, ST, OBC, अल्पसंख्यक की श्रेणियाँ जो हैं उन सबके नामांकन में वृद्धि हुई, ये इसकी फाइंडिंग है। और JER अनुपात में वृद्धि हो गई। सकल नामांकन अनुपात या उच्च शिक्षा में नामांकित 18 से 30 आयु वर्ग का प्रतिशत जो है वो भी बढ़ा है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। PhD नामांकन में भी वृद्धि हुई है ना, तो मोस्टली वृद्धि ही हुई है। ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो नॉर्मली वृद्धि पे टिक लगाना है। स्नातक उपाधियों की प्रमुखता जो है विज्ञान और वाणिज्य शीर्ष बने हुए हैं। विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान चुनते हैं मोस्टली स्नातकोत्तर लोग, है ना। एक होता नहीं कि मोटा मोटा एक रिव्यू दे रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों की चॉइसेस हैं इस टाइम पे, है ना।
उसके बाद में स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स वगैरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें भी चीज़ें आगे आ रही हैं। हाँ, फिर संस्थानों की जो संख्या है, तो AISHE के तहत पंजीकृत विश्वविद्यालय, कॉलेजों और स्टैंडर्ड अलोन संस्थानों की कुल संख्या जो है वो बढ़ गई है क्रमशः, लगभग मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं इतना अंदर तक जाना। तो महिलाओं का जो प्रतिशत है 22% बढ़ गया है, जो लिंग संतुलन में सुधार को संकेत देता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया 2024 में, ठीक है। इसके आधिकारिक तौर पर अटल सेतु की मतलब रखी गई। मुंबई के नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक लगभग 22 किलोमीटर का है। तो 22 किलोमीटर का है, क्या किसको जोड़ेगा, कहाँ से? मुंबई को जो है नवी मुंबई से जोड़ेगा, ठीक है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे बड़ा लंबा समुद्री पुल भी है। तो समुद्री पुल है ये सबसे बड़ा, ठीक है, इंडिया का। शेला सुरंग देखी थी हम लोगों ने, सबसे ऊंची है। पुल देख लिया है हम लोगों ने, सबसे बड़ा है, और समुद्र के ऊपर भी सबसे बड़ा है इंडिया का, ठीक है। यह पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होगा, मतलब दक्षिण मुंबई जो है ये इसके सेवरी से शुरू होगा और न्यावा शेवा में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा, ठीक है। इस हार्बर लिंक में रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग पहली बार किया गया है भारत में, ठीक है। तो कौन सी? रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीक। फिर यह हार्बर लिंक वाहनों को रोकने या धीमा करने की आवश्यकता के बिना टोल एकत्र करने की ओपन रोल टोलिंग पद्धति को अपनाने वाला देश की पहली परियोजना बन गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई वाहन को रुकना नहीं पड़ेगा, सीधे ऐसे ही फ़ोटो वगैरह खिंच जाएगी, लगी होगी वाहन पे, और कट जाएगा पैसा, तो टाइम बचेगा लोगों का ना। फिर क्या है, पुल में आर्थोट्रोपिल स्टील की सुविधा दी गई है, ओके, ये चीज़ हो गई, जो भारत में पहली बार पुल को व्यापक स्पैन प्रदान करेगी। इससे पूर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भूपेन हजारिक पुल का निर्माण किया गया था, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल था। तो इससे पहले क्या था? भूपेन हजारिक। अब कौन सा हो गया है? अटल टनल वाला पुल है ना, अटल सेतु, ठीक है। उसके बाद में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसमें क्या है कि अलग अलग मतलब टाइप के, जैसे 1 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ रहती है, वहाँ पे जो इंदौर है वो लगातार 7वीं बार पहले नंबर पे घोषित किया गया है। तो ये देख लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। शीर्ष 20 सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से अधिक वाले, इंदौर और सूरत दोनों 1 नंबर पे हैं, ठीक है। 1 लाख से अधिक जो पॉपुलेशन है उनका। नवी मुंबई फिर आता है, फिर विशाखापट्टनम, फिर भोपाल, 5 तक याद करते हैं, ठीक है। और शीर्ष 5 स्वच्छ शहर 1 लाख से कम वाले कौन है? महाराष्ट्र में है सांसवड़, छत्तीसगढ़ में है पाटन, फिर महाराष्ट्र में लोनावाला, महाराष्ट्र में कराड़, है ना, इस टाइप की। शीर्ष 10 सबसे अच्छी स्वच्छ छावनियाँ, महू कैंट जो है, देवलाली कैंट, अहमदाबाद कैंट, सिकंदराबाद कैंट। सबसे अच्छा कौन है साहब? महू कैंट, ठीक है। स्वच्छ गंगा शहर की बात करें हैं तो वाराणसी सबसे सही है, फिर प्रयागराज, दोनों यूपी के हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर बिजनौर, ये भी यूपी का है, हरिद्वार ये भी यूपी का है, कन्नौज ये भी यूपी का है, उत्तराखंड का, ठीक है, हरिद्वार वगैरह, ठीक है। 3 यूपी के, 5 अगर याद करें, 3 यूपी के, 2 उत्तराखंड के, वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, फिर हरिद्वार, कन्नौज, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 राज्य, तो महाराष्ट्र ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर मध्य प्रदेश ने। तो देखो इंदौर जो है 1 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन में सबसे फर्स्ट पे है, बाकी 1 लाख से कम वाले पे दूसरे हैं, और पूरे कंट्री में अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, ओके। मध्य प्रदेश सेकंड, छत्तीसगढ़ थर्ड, उड़ीसा फोर्थ, ठीक है। निम्न प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड, त्रिपुरा, ओके। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है, हम लोगों ने देख लिया। वाराणसी को सबसे अच्छा स्वच्छ गंगा शहर का मतलब सम्मान मिला है, और इसका मतलब मेन शीर्षक क्या था? नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। फिर क्या है? भारत का पहला एक्सरे पोलेरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया।
तो इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसका मेन काम क्या होगा, जो ब्लैक होल है, खगोलीय रचनाएं, उनके बारे में जानकारी देगा। नाम क्या है इसका, एक्सपोसैट, ठीक है। ब्लैक होल वगैरह के बारे में जानकारी देगा। इसरो ने अत्यंत विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV-C58 द्वारा लॉन्च किया है इसको। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का उद्देश्य अंतरिक्ष में तीव्र एक्सरे स्रोतों को ध्रुवीकरण की जांच करना है। और जो ध्रुवीकरण की जांच करना और ये जो है ना, इन सब के लिए समर्पित पहला उपग्रह है। एक्सपोसैट का प्राथमिक पेलोड जो है पोलीएक्स है, जिसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया गया। UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित एक्सपेक्ट्स द्वारा पेलोरीमीटर मापदंडों की मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन की अवधि कितने वर्ष होगी, 5 वर्ष, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद यह देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में अगला ऐतिहासिक कदम होगा। इस उपग्रह के माध्यम से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हमारी एक आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो मतलब हम लोग मेन वहाँ हमारा उद्देश्य यही है कि न्यूट्रॉन वगैरह जो हैं, इन सब का, न्यूट्रॉन तारे, उनका सबका खोज करें। तो 2nd नंबर पे बन गया आफ्टर अमेरिका ये, ठीक है। फिर क्या, वेटलैंड सिटी प्रमाणन। तो 3 शहर जो हैं नामांकन के लिए भेजे गए हैं, इंदौर व भोपाल शहर तथा राजस्थान का उदयपुर शहर, ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर, भोपाल, राजस्थान का जयपुर। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो एक अमृत धरोहर पहल चलाई जा रही है, रामसर साइट के संरक्षण के लिए है ये, ठीक है। अमृत धरोहर पहल जो है किसके लिए है, रामसर साइट के लिए, ओके। तो ये एक मान्यता प्रणाली है स्वैच्छिक, जो COP12 के सम्मेलन में स्थापित की गई थी आर्द्रभूमि के साधारण मतलब परफॉर्मेंस के लिए। इंदौर शहर की बात करें तो यह होलकर राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था, होलकर, ठीक है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और सीरपुर झील जो है यहीं पे है, आर्द्रभूमि है यहाँ पे, हैं। भोपाल भारत में सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, यहाँ भोज आर्द्रभूमि स्थित है। फिर उदयपुर जो है वहाँ पे 5 आर्द्रभूमियाँ स्थित हैं, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर व दूध तलाई, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार के बीच में 75,000 करोड़ रुपए की संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। यह समझौता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में नई दिल्ली में की गई, ठीक है। इसका उद्देश्य, इसमें जो खर्च हो रही राशि उसका 90% जो है केंद्र देगा, ओके। तो ये चीज़ हो गई काली पार्वती सिंध चंबल लिंक परियोजना, ओके। नेक्स्ट क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला स्काई पार्क स्थापित बन गया है। तो पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डायरेक्ट स्काई पार्क बन गया है। इसका मेन काम क्या होगा कि आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है ये कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षण क्षेत्र जो है हालने में है। भारतीय खगोलीय वेधशाला भी वहीं पे है ना। और ये कहाँ पे, भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है, ओके। फिर क्या है, IUCN द्वारा हिमालय वुल्फ का मूल्यांकन पहली बार किया गया है, ठीक है। तो वल्नरेबल श्रेणी में इसको रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल श्रेणी में है ये। इनकी संख्या कितनी है, संख्या इनकी लगभग 2200 से 3700 के बीच में है। हिमालयन विल्फ जो है हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रमुख ल्यूपियन शिकारी है। आकार के आधार पर इसकी अनुमानित आबादी जो है इतनी है, बताया हमने, 2200 से लगभग 3700 तक। इसको तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, ठीक है। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे रहता है। आनुवंशिक रूप से थोड़ा भेड़िए से भिन्न होता है ये उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वी हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। चीज़ हो गई। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने थालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। तो फरवरी में इन्होंने आधारशिला रखी ओडिशा के संबलपुर में और नेबेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा, ओके। थालाबेरा थर्मल पावर परियोजना जो है 27,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगी।
इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में 24 मेगावाट क्षमता शामिल है और दूसरे चरण में 800 करोड़ रुपए की अधिक निवेश के साथ 800 मेगावाट की योजना। ठीक है, तो मेन यही है कि तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या है, कहाँ पे है ये, हाँ ये जो 3 चीज़ें याद करनी है यहाँ पे। ठीक है, महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा। तो महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2024 में सांगली जिले के अटपाड़ी क्षेत्र में एक संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की। इसका नाम क्या होगा, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। यह महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र में वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक महान कदम होगा। अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व सांगली जिले की वन भूमि में स्थित है। ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी पुल बनाता है जो पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र, उत्तर पूर्व में मालधोड़ पक्षी अभ्यारण्य से जोड़ता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर क्या है, अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नेशनल जस्टिस का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पे किया गया है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो राज्य मैदान है वहाँ पे, 206 फीट है। 19 जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया और सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के लिए इसको माना जाता है। तो ये आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, काफ़ी बार आए हैं ना, तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 फीट है ये, 125 फीट ऊंची प्रतिमा पर खड़ी है। 81 फीट का नीचे क्या है, तख्ता टाइप है। ठीक है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम वाली इस मूर्ति के जो मूर्तिकार हैं वो राम सुतार हैं, जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का भी निर्माण किया था। ओके, फिर क्या है, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। तो ये केरल में त्रिशूल में स्थापित करने की घोषणा की गई। केरल के त्रिशूल में ग्राफीन का पहला केंद्र भारत का। ग्राफीन दुनिया की सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणुवीय परत के रूप में पाया जाता है, जो कार्बन का अपर रूप है और यह विद्युत का अच्छा चालक भी है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है नेशनल न्यूज़ का। भारत और इटली के मध्य प्रवासन और आवाजाही समझौते को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। तो ये जो विद्यार्थी हैं, कुशल कारीगर वगैरह, इन लोगों के लिए मंजूरी मिली है इटली में। ठीक है, इस प्रकार से हमने अपना नेशनल न्यूज़ जो है 6 महीने की उसको निपटा दिया। तो जय हिंद।